नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से। तो यहाँ देखिए जो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से इसमें जो हमारा चैप्टर दिया गया था सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और इसके पहले हमने हमारा अतीत में इतिहास और भूगोल जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी, है ना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, आज हम इसका जो अगला अध्याय दिया गया है अध्याय 14। इसके पहले वाले अध्याय जो भी हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे। आज हम इसका जो है अध्याय 14, इसमें दिया गया है न्यायपालिका। ठीक है, तो हम इसके न्यायपालिका इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है अध्याय 4। अध्याय 4 में है न्यायपालिका। क्या होती है न्यायपालिका? देखिए यहाँ थोड़ा सा सारांश भी दिया गया है इस पाठ के माध्यम से। हमें ये जो यहाँ पे निर्देश भी दिए रहते हैं और इसके पाठ के पूर्व की तैयारी के लिए भी यहाँ पर जो दिया है इसको हम एक बार ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि इस पाठ में पूछे गए जो प्रश्न हैं ये इसका सार रहता है। इसको भी हम अच्छे से ध्यान से पढ़ें। समाचार पत्र पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि संचार के साधन होते हैं, है ना। इन्हें सम्मिलित रूप से मीडिया कहा जाता है। मीडिया किसे कहा जाता है? ये सारी चीज़ें मीडिया के संसाधन हैं। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी संतुलित हो, जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो ये यहाँ पर देश और विदेश में जो हमारे समाचार पत्र बनते हैं, इस प्रकार से उन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार के माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए समझें कि संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो उन समाचार के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजन करके हस्ताक्षर अभियान आदि चला करके सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करके आग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों में जो विकल्प दिए रहते हैं वो हमें इनमें से चुनना होते हैं कि सही क्या है। तो यहाँ देखें प्रश्न एक दिया कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, किसे होता है? न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। प्रश्न दूसरा है कि जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य किसका है? तो ये जो है न्याय तथा ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना होता है, ठीक है। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक पाठ में 3 या 4 इस प्रकार से दिए गए हैं। तो प्रत्येक पाठ के जरूर तैयार करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये हमारी सामाजिक विज्ञान में 10 अंक के पूछे जाते हैं और 10 ही प्रश्न रहते हैं। इसलिए सभी को अच्छे तरीके से देखते चलिए, समझते चलिए और याद भी करना है इनको। कौन सी बात फौजीदार कानून से संबंधित है? ऐसी कौन सी बात है जो फौज के कानून से संबंधित है? ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। ऐसा व्यवहार हो जो कानून स्वयं उसको मानता है कि ये अपराध है, वो फौजीदार कानून से संबंधित होता है, ठीक है। उसको यहाँ पे लिख देंगे, कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न चौथे में दिया गया है कि न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका नागरिक और सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 5वां दिया गया है, तो इसको आप जो है इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न जो 5वां है, 5वां में दिया गया है कि न्याय समीक्षा को समझाइए। अब यहाँ जो न्याय समीक्षा है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इसे नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो क्या है? वह न्याय समीक्षा उसको देता है। प्रश्न 6 दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को
की गई थी। प्रश्न 7वां, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है, उसे हमें न्यायपालिका कहते हैं। प्रश्न 8 दिया गया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय होती है, जो नई दिल्ली में ही स्थित है। प्रश्न 9वां देखिए, प्रश्न 9 में है उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंट शहरों में की गई है? तो जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर हैं। आगे देखें अगला प्रश्न जो 10वां दिया गया है, इसमें है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशा है? तो एकीकृत जो न्यायिक व्यवस्था है उसका मतलब है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानना होते हैं। इस प्रकार से कहलाती है हमारी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पे चल रही है। प्रश्न 11वां देखिए, फौजीदारी और दीवानी कानून में अंतर बताइए। तो जो फौजीदारी होती है और दीवानी कानून, पहले दीवानी चलते थे, फौजीदारी कानूनी और दीवानी, इस प्रकार से अलग अलग 2 कॉलम बनाए। और ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या इत्यादि, है ना। और दीवानी कानून, इसका संबंध है व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन, अवहेलना से होता है, जैसे मान लो जमीन की बिक्री है और चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित ये दीवानी कानून कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न दिया गया है। इसी में देखिए, इसमें सबसे पूछते आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल भी करती है। और अगर यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये 2 चीज़ें और होती हैं। इसी प्रकार से इसमें देखें तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था भी करती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर मकान मालिक है और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश कर सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया भी चुकाए। तो इस प्रकार से इनमें होता है। चलिए, प्रश्न दिया गया है 12वें प्रश्न में है कि जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है और इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? तो देखिए, न्यायालय में किसी भी व्यक्ति या संख्या को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जाता है और जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यह याचिका उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 12 तक के। ये सभी आपने कंप्लीट इनको करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो 1 से 12 तक के सभी प्रश्न अपनी एड ग्रेड बुक में भी लिख लें और वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो सभी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करते जाना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।